स्लेट कुतरना। समय बीतता गया। पलक झपकते ही लेलिन 5 दिनों तक बड़े काले ग्रेनाइट बोल्डर के पास रहा। उन 5 दिनों में लेलिन ने बड़े काले ग्रेनाइट बोल्डर पर हर वो तरीका आजमाया जो वह जानता था। आखिर में उसे कुछ कमियां मिली जिनका वह फायदा उठा सकता था। लेलिन ने पहले ही कन्फर्म कर दिया था कि ग्रेनाइट बोल्डर के अंदर एक स्पेल फॉर्मेशन बना हुआ था, लेकिन वह खराब हालत में था। टूट फूट के हिसाब से यह फॉर्मेशन 100 साल से भी ज्यादा समय से असर में था। इस बड़े नुकसान का कारण शायद पहले बड़े मैनचेस्टर सांप का भागना रहा होगा। मैजिक स्पेल फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा उस सांप ने पहले ही खराब कर दिया था, इसीलिए कुछ निशान बाहर निकल रहे हैं। उन लीक के बिना भी, एआई के साथ भी, चिप की मदद के बिना इस जगह को ढूंढना आसान नहीं होता। लेलिन के चेहरे पर खुशी फैल गई। पिछले कुछ दिनों में अपने एक्सपेरिमेंट की वजह से वह कुछ ऐसे मंत्र बनाने में कामयाब रहा जिससे उसे इस एक्सपेरिमेंट लैब का दरवाजा खोलने का 70 से 80% चांस मिल गया। इस मंत्र बनाने की साइक्लिकल टाइमिंग का मतलब था कि खराब हिस्से सिर्फ कुछ खास समय पर ही दिखते थे। लेलिन को इस मौके का इंतजार करना था। सूरज धीरे धीरे डूब गया और आसपास का इलाका अंधेरे में डूब गया। बड़े मैनचेस्टर सांप की मौत की वजह से मुरझाते जंगल में आखिरकार पहले जैसी जान आ जाएगी। बदकिस्मती से इसमें कम से कम 100 साल लगेंगे। अभी मुरझाते जंगल में बस वही मौत जैसी घुटन भरी खामोशी थी, जो अंदर आने की हिम्मत करने वाले किसी भी इंसान का अंदर ही अंदर दम घोंट देगी। लेलिन को जरा भी परवाह नहीं थी। भारी माहौल से बेखबर उसने एक सीधी चट्टान ढूंढी और उस पर दवा बनाना शुरू कर दिया। चांदनी छा गई। बहुत जल्द जंगल अंधेरे में डूब गया। चांदी जैसी चमक। आज पूरा चांद बहुत ज्यादा चमकीला था। अजीब बात है, चांद पर केसरिया रंग की हल्की सी झलक थी। लेलिन ने अपने साथ लाई हुई पॉकेट वॉच खोली। लगभग आधी रात हो गई है। वह उठा और बड़े काले ग्रेनाइट बोल्डर के पास गया। जैसे ही पूरे चांद की चांदनी ग्रेनाइट चट्टान की सतह पर चमकी, उसकी काली पत्थर की परत अचानक उतर गई और खून की नसों का एक जाल दिखाई दिया जो एक चांदी जैसे मेहराब में मिल गया था। वे लगातार धड़क रहे थे जैसे चांदनी को सोख रहे हों। यही है, लेलिन की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से उस दवा का सारा सामान ग्रेनाइट चट्टान की सतह पर खाली कर दिया जो उसने अभी-अभी बनाई थी। सिसी। बहुत सारा सफेद धुआं उठा और उसने चट्टान की सतह को गला दिया, जिससे खून की नसों का जाल अस्तव्यस्त हो गया। करमंडा। लेलिन ने धीरे धीरे मंत्र पढ़ा। उसकी आवाज बहुत उदास लग रही थी, जैसे किसी ठुकराई हुई औरत की बुदबुदाहट हो। मंत्र पढ़ने की आवाज के साथ नसों का चांदी जैसा जाल शांत हुआ और आपस में जुड़ता गया और आखिर में एक गोल रास्ते में बदल गया। यह देखकर लेलिन खुश हो गया। मंत्र पढ़ने की उसकी आवाज और तेज हो गई और उसने बार बार अपने हाथों में मौजूद कुछ चीजें उस रास्ते में फेंकी। धड़ाम। लेलिन के आखिरी मंत्र के साथ काले ग्रेनाइट का बड़ा पत्थर अपनी शक्ल बदल चुका था। लेलिन के पास ही पहले बना चांदी जैसा मेहराब गायब हो गया। उसकी जगह एक अंधेरी सुरंग का दरवाजा बन गया। सचमुच एक नकली रास्ता बन गया। लेलिन ने सिर हिलाया और कंधे उचकाए। उसी पल उसके कंधे पर बैठे काले कौवे की आंखों में इंसानों जैसी समझदारी चमक उठी। इस जादू के असर का इस्तेमाल करके मैं इस कौवे के जरिए कम समय में एक्सपेरिमेंट लैब में घुस पाऊंगा। यह जो कुछ भी देखेगा वह होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की तरह मेरी दाहिनी आंख में दिखाई देगा। जैसे ही लेलिन ने अपनी दाहिनी आंख बंद की, कौवे ने हल्का सा सिर टेढ़ा किया और आवाज निकाली।
फिर वह सीधे अंधेरी सुरंग में उड़ गया। लेलिन की बंद दाहिनी आंख के सामने कई दृश्य तेजी से गुजरे। उसे लगा जैसे वह उड़ रहा हो। उसके नीचे के नज़ारे उसके दिमाग में दिखाई दे रहे थे। रास्ता बहुत छोटा था। कुछ ही पल में कोवा दूसरे छोर पर पहुंच गया। लेलिन ने अपने सामने एक छोटा सा विला देखा। उसकी दीवारें जादुई रोशनी से चमक रही थी। हरी बेलें दीवार पर फैली हुई थी। उन पर कुछ लाल रंग के फूल थे जिनकी पंखुड़ियां हड्डियों जैसी लग रही थी। यह तो कोवे की आंखों में हैरानी दिखी। डेविल वाइन्स, हड्डी खाने वाले फूल। मुझे लगा था कि ये सब खत्म हो चुके हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ मौजूद है। विला के दरवाजे पर लेलिन की हथेली के आकार का एक टेढ़ा मेढ़ा गोल छेद था। लेलिन ने अंदाजा लगाया कि यह वही जगह हो सकती है जहां से मैनचेस्टर सांप भागते समय निकला था। तब वह बहुत छोटा था। उस छेद के पास काले लबादे में लिपटा एक सफेद कंकाल ग्रे रंग के पत्थर के चबूतरे पर पड़ा था। कंकाल की हालत देखकर लगता है कि वह भी मेरी तरह कोई चेला, एकोलाइट था जो गलती से यहाँ आ गया था। उसने विला में घुसने की कोशिश की और बुरी तरह मारा गया। लेलिन ने हिम्मत जुटाई। उसने टेलीपैथी से कोवे को हड्डियों के पास उतारा और उसे अपने काले पंजों से उन्हें कुरेदने को कहा। एक आवाज हुई और लबादे से कई चीजें नीचे गिर पड़ी। एक किताब, पीले रंग के कई चर्मपत्र, पार्चमेंट पेपर, बोतलों का ढेर और पीतल की एक पीली अंगूठी जमीन पर गिरी। उस पर खे का निशान बना हुआ था। लगता है यह पहचान की कोई चीज है। लेलिन ने लापरवाही से कोवे से अंगूठी को उलटने पलटने और किताब को देखने को कहा। कोवे के पंखों से धूल हटाने के बाद कुछ अजीब पैटर्न और घुमावदार लिखावट दिखाई दी। ये अक्षर, ये तो प्राचीन टेरेस्ट्रियल एल्विन भाषा में लग रहे हैं। मैंने इन्हें पहले लाइब्रेरी में देखा है। लेलिन हैरान रह गया। उसने तुरंत शब्दों का मतलब समझना शुरू किया। टेरेस्ट्रियल्स, टेरेस्ट्रियल एल्व्स, टेरेस्ट्रियल एल्व्स का अल्केमिस्ट, टोरोजार। यह तो असल में अल्केमी से जुड़ी जानकारी है। लेलिन बहुत खुश था। लाइब्रेरी के रिकॉर्ड में लिखा था कि पुराने ज़मीन के एल्व्स अपनी बेहतरीन कीमिया और अपनी जादू करने की काबिलियत के लिए मशहूर थे। अगर मुझे यह जानकारी मिल जाए तो मैं लोवियन एकेडमी की टीचिंग्स में लिखी कुछ चीज़ों को आजमाना शुरू कर सकता हूँ। एआई चिप की ज़बरदस्त कैलकुलेशन काबिलियत से लोवियन एकेडमी की टीचिंग्स, जो लेलिन ने पहले खरीदी थी, पहले ही पूरी तरह से डिक्रिप्ट हो चुकी थी। डेटा का एक हिस्सा मैजिक आर्टिफैक्ट बनाने के तरीके के बारे में था। बेशक, यह सिर्फ एक कमग्रेड का मैजिक आर्टिफैक्ट था। हालांकि लेलिन की अभी की हालत में यह एक बहुत बड़ा लालच था। अफसोस, उसने अपना ज्यादातर समय पोशनियरिंग और मैजिक की पढ़ाई में बिताया, इसलिए उसे कीमिया और जादू के बारे में बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। इसके अलावा इतनी हाई लेवल की जानकारी हमेशा कड़े कंट्रोल में रखी जाती थी। रेगुलर चेलों को उन्हें एक्सेस करने की इजाजत नहीं थी। अगर लेलिन के पास मैजिक आर्टिफैक्ट को सिंथेसाइज करने का कोई तरीका होता तो भी यह बहुत मुश्किल होता। खुशकिस्मती से यहाँ एल्केमी इंफॉर्मेशन मटेरियल और उसके एआई चिप की सिमुलेशन कैपेबिलिटी के साथ लेलिन को पूरा यकीन था कि लेवल 3 का एकोलाइट बनने के बाद वह इस मैजिक आर्टिफैक्ट को सिंथेसाइज कर पाएगा। यह बुक बाहर लाओ। लेलिन पहले से ही पीछे हटने की सोच रहा था। उसके लिए सिर्फ यह जानना कि ग्रेनाइट की दीवारों के अंदर एक खाली एक्सपेरिमेंट लैब है जिसकी सुरक्षा कमजोर है, आज की जांच को बहुत फायदेमंद बनाता है। एल्केमी पर एडवांस्ड इन्फॉर्मेशन मिलना एक अनएक्सपेक्टेड बोनस था। रेवन ने बड़ी मुश्किल से बुक को अपने पंजों से पकड़ा। जैसे ही वह मुड़ा,
उसने हल्के से पार्चमेंट पेपर को छुआ। एक फुफकार की आवाज के साथ कागज का पुराना टुकड़ा टूट गया। लेलिन हैरान रह गया। क्या यह पहले ही इस हालत में घिस गया है? हे। हाँ हाँ। जैसे ही लेलिन का कौआ किताब लेकर उड़ने ही वाला था, आसपास का इलाका एक बच्चे की डरावनी हंसी से गूंज उठा। डिफेंस फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। धत तेरे की, मेरे पास बस 2 मिनट और है। काले कौए ने अपने पंख फड़फड़ाए, उठने और उड़ने की तैयारी में। काचा ग्रे रंग का प्लेटफॉर्म फट गया, जिससे एक बड़ा जबड़ा दिखा जिसमें उस्तरे जैसे नुकीले सफेद दांत थे। एक जोरदार झटके में कौआ टुकड़े टुकड़े हो गया। पू बड़े काले पत्थर की सतह पर लेलिन नीचे झुका और अपने हाथों से अपनी दाहिनी आंख पकड़ ली। उसे तेज दर्द की लहर लगी। ऐसा लगा जैसे कोई उसकी आंख की पुतली को सीधे उसके सॉकेट से बाहर निकाल रहा हो। हफ 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 जोर जोर से हांफते हुए लेलिन काफी देर बाद धीरे धीरे ठीक हुआ। उसके सुंदर चेहरे की मांसपेशियां सिकुड़ गईं और उसकी दाहिनी आंख के सफेद हिस्से में लाल नसें दिखाई दे रही थी। एक ब्लड वेसल फट गई और खून की बूंदें जमीन पर गिरी। मैजिक स्पेल का बैकलैश। लेलिन ने ठंडी हवा अंदर खींची और अपनी बोरी से एक लाल पोशन निकाला। उसने उसे अनप्लग किया और उसका सारा सामान पीना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद लेलिन खड़ा हुआ। उसे काफी बेहतर महसूस हो रहा था। लापरवाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि डेविल वाइन्स और बोन ईटिंग फ्लावर के अलावा एक नॉविंग स्लेट भी है। लेलिन ने टनल के एंट्रेंस की ओरिजिनल जगह को देखा। बड़े काले ग्रेनाइट बोल्डर की सतह चिकनी बनी हुई थी। पहले देखा गया एंट्रेंस सिर्फ एक भ्रम लग रहा था। डेविल वाइन्स, बोन ईटिंग फ्लावर, नॉविंग स्लेट और दूसरे मैकेनिज्म। मैं अभी इस जगह में घुस नहीं सकता। कितने अफसोस की बात है। लेलिन ने अपने पास मौजूद स्पेल और अपने पास मौजूद इंग्रेडिएंट्स से यह अंदाजा लगाया। मुझे डर है कि लेवल 3 एकोलाइट में आगे बढ़ने के बाद ही मैं इस एक्सपेरिमेंट लैब में घुस पाऊंगा। लेलिन ने निष्कर्ष निकाला। खैर, अब मुझे सही जगह और वहां जाने के तरीके पता चल गए हैं। साथ ही मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अंदर कीमती जानकारी वाली सामग्री मौजूद है, जो कीमियागरी एल्केमी से जुड़ी है। इसलिए यह कोशिश पूरी तरह बेकार नहीं गई। फिलहाल वह एक्सपेरिमेंट लैब लेलिन के लिए बहुत खतरनाक थी। वह लालच में आसानी से बहकने वाला इंसान नहीं था। उसने इस जगह को बाद में एक्सप्लोर करने का फैसला किया और साधना, कल्टीवेशन करने के लिए विला लौट आया। लेलिन शांत हुआ और उसने आराम करने और पहले लगे जादुई हमले से हुए नुकसान से उबरने पर ध्यान दिया। फिर वह उस टेंट वाले इलाके की ओर गया जहां उसने अपना सामान रखा था। इसके बाद उसने अपनी हालिया गतिविधियों के सभी निशान और सुराग मिटा दिए। यह डिफेंस स्पेल फॉर्मेशन 100 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा है। इसमें शायद ही कोई ऐसी कमी थी जिसका फायदा कोई राहगीर उठा सके। मुझे बस अपने निशान मिटाने की जरूरत है और ज्यादा सुरक्षा उपाय या भ्रम पैदा करने वाले जादू, इल्यूजरी स्पेल्स जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद लेलिन ने उस काले पत्थर पर एक आखिरी नजर डाली। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के वह वहां से चला गया। मैंने उन्हें पहले ही मैनर जागीर में मौजूद लैब के बारे में चेतावनी दे दी है, इसलिए एना और बाकी लोग उसमें घुसने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर मैं बिना किसी के पता चले अपनी लैब में लौट सकूं, तो मैं यहाँ जो हुआ उसे राज रख सकता हूँ। एक्सट्रीम नाइट सिटी की बात करें तो जैक्सन को बस मामूली चोटें आई थी। मेरे इलाज के बाद अब तक वह काफी हद तक ठीक हो गया होगा।
बहुत मुमकिन है कि वह गंभीर रूप से घायल होने का नाटक कर रहा हो ताकि गद्दारों और बागी लोगों को उनके बिलों से बाहर निकाला जा सके। चाहे जो भी हो, सिटी लॉर्ड के महल से जुड़े मामले मेरी चिंता का विषय नहीं है। मुझे उन्हें समझने की जरूरत नहीं है। जब मुझे वादे के मुताबिक होव वायोलेट लीव्स मिल जाएंगी, तो मैं तुरंत लेवल 3 में पहुंचने के लिए जरूरी पोषण बनाना शुरू कर दूंगा। लेलिन के लिए अपनी ताकत बढ़ाना ही सबसे जरूरी काम था। दूसरी दुनिया के प्रभाव और ऐसी चीजों को वह ऊर्जा की बर्बादी मानता था। चूंकि उसे ऐसी चीजों की परवाह नहीं थी, इसलिए वह इन मामलों पर ध्यान देने में भी दिलचस्पी नहीं रखता था। लेकिन अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की, तो वह उसे मार डालेगा। जहां तक जादूगरों की बात है, तो कुछ सांसारिक ताकतों या गुटों को खत्म करने में शायद ही कोई मेहनत लगती थी। ब्रेकथ्रू, अगले लेवल पर जाने की तैयारी। गर्मी की लहर जमीन को छू रही थी। देखते ही देखते कुछ महीने बीत गए और पतझड़ का मौसम आ गया। एक छोटे से विला में लेलिन वाइन ग्लास में ताजगी देने वाले ठंडे अंगूर के जूस को घुमा रहा था। उसने रईसों जैसा आरामदायक और बेफिक्र पहनावा पहना हुआ था और वह काफी आरामतलब लग रहा था। एआई चिप, मेरे मौजूदा आंकड़े दिखाओ। बीप। लेलिन फालियर, लेवल 2 एकोलाइट, नाइट। ताकत 3.1, फुर्ती 3.3, जीवन शक्ति 3.2, आध्यात्मिक शक्ति 7.1, जादुई शक्ति 7। जादुई शक्ति आध्यात्मिक शक्ति के साथ तालमेल में है। स्थिति स्वस्थ। आखिरकार मैं आध्यात्मिक शक्ति के साथ वाले पड़ाव बॉटलनेक तक पहुंच ही गया। डेटा को देखते हुए लेलिन ने राहत की सांस ली। कुछ महीने पहले अपनी अकेले की खोजयात्रा से लौटने के बाद लेलिन आध्यात्मिक शक्ति के उस पड़ाव को पार करने के लिए औषधि पोषण बनाने में जुट गया था। विस्काउंट जैक्सन ने तुरंत होव वायलेट लीव्स से भरा एक गोदाम भेज दिया था। साथ ही फ्रेजर और बाकी लोग लेलिन के स्थायी आदेशों के अनुसार दूसरी जगहों पर मिलने वाली सामग्री खरीदते रहे। दुख की बात यह थी कि बदली हुई एज्योर पोशन के बनने की सफलता दर कम थी, जबकि होव वायलेट लीव्स की खपत बहुत ज्यादा थी। इसके अलावा लेलिन अधिकतम औषधीय प्रभाव के लिए आई चिप द्वारा सुझाए गए सबसे सही समय पर ही औषधि ले सकता था। अब जाकर वह 7 की आध्यात्मिक शक्ति तक पहुंच पाया था। यंग मास्टर, फ्रेजर वापस आ गया है। दरवाजे के दूसरी तरफ एना ने काले रंग का जालीदार लिबास पहना हुआ था, जो मलमल के कपड़े के नीचे उसके आकर्षक शरीर के उभारों को दिखा रहा था, खासकर उसकी दूध जैसी सफेद जांघें, जो काले फिशनेट स्टॉकिंग्स में लिपटी हुई थी। इस समय वह लेलिन की मुख्य सहायक के तौर पर काम कर रही थी और साथ ही उसके पास वित्त का नियंत्रण भी था, जिसे काफी अधिकार वाला पद माना जा सकता है। हालांकि लेलिन के सामने वह एक छोटी बिल्ली की तरह कोमल और आज्ञाकारी रहती थी। चलो, मैं उससे मिलने जाता हूँ। लेलिन उठा और कमरे से बाहर निकल गया। उसके चमड़े के जूतों की आवाज हर कदम पर फर्श पर गूंज रही थी। यंग मास्टर, लेलिन को आते देख 2 नौकरानियों ने जल्दी से झुककर सम्मान दिखाया। लेलिन अचानक एक नौकरानी के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसकी जांघें दूध जैसी सफेद और छाती उभरी हुई थी, लेकिन अभी उसका सिर झुका हुआ था और वह हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। तुम यहाँ नहीं हो, लेलिन ने उसकी मुलायम ठुड्डी को सहलाया। उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी बचकानी मासूमियत थी, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। जी, मैं ट्रिक्सी हूँ, ल्यूक की बेटी जो आपके फार्म में काम करता है, मालिक, नौकरानी ने धीरे से जवाब दिया।
उसमें लेलिन की छेड़छाड़ को मना करने की हिम्मत नहीं थी। खूब मेहनत करना, लेलिन ने हाथ हिलाया और वहां से चला गया। वो मेड अब बहुत परेशान होगी, है ना? लेलिन ने धीरे धीरे अपनी उंगलियां आपस में रगड़ी और एक शरारती मुस्कान दी। जब से वह इस दुनिया में आया था, क्योंकि उसने एक जवान शरीर लिया था, उसे एहसास हुआ कि उसका रवैया मेजबान की उम्र के हिसाब से ज्यादा बदल रहा था। इमरजेंसी या मुश्किल समय में यह साफ नहीं होता था, लेकिन अब जब वह सुरक्षित जगह पर था तो उसे कुछ बेवकूफ़ी भरे ख्याल आए। उसने अपने चेहरे का एक्सप्रेशन मिटाया और वेयरहाउस की तरफ चला गया। वह एक बार फिर महान और सख्त जादूगर लॉर्ड बन गया था। यंग मास्टर, फ्रेजर ने ज़मीन पर आधे घुटने टेकते हुए कहा, आपके सबॉर्डिनेट, मैंने ऑस्टियर विंटर सिटी से 20 पाउंड और होव वायलेट लीव्स इकट्ठा किए हैं। वे सभी वेयरहाउस के अंदर स्टोर कर दिए गए हैं। बहुत अच्छा। लेलिन वेयरहाउस में गया और होव वायलेट पत्तियों की मात्रा और क्वालिटी को देखा। पूरे ढेर में से सिर्फ वही पत्तियां पोषण बनाने के लिए इस्तेमाल हो सकती थी, जिनके बीच के तने जई के डंठल से भी पतले थे। इज़्योर पोषण से मिलने वाली स्पिरिचुअल ताकत इतनी ज्यादा थी कि लेलिन ने उस पोषण को लगातार इस्तेमाल करना जारी रखा, भले ही उसके बनाए जा रहे पोषण के प्रति लोगों का विरोध बढ़ता जा रहा था। अजीब बैंगनी पत्तियों ने वेयरहाउस का आधा हिस्सा भर दिया था। हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी, एक चुभने वाली सल्फ्यूरिक तीखी महक। लेलिन ने लापरवाही से एक बैंगनी पत्ती उठाई। आई चिप, गुण पहचानो। बीप, डेटा इकट्ठा हो रहा है। थोड़ी देर रुकने के बाद होव वायलेट पत्तियों की अलग-अलग खूबियां लेलिन के देखने के क्षेत्र में दिखाई दी। केमिस्ट्री, दवा वाले गुण, यहाँ तक कि पत्ती की सतह पर दूसरी चीजों के थोड़े से बचे हुए अवशेष, सब एआई चिप ने दिखाए। इस इंस्पेक्शन के आधार पर होव वायलेट लीव्स का यह बैच अभी भी चलेगा। लेलिन ने सिर हिलाया। यंग मास्टर, फ्रेजर के होंठ हिले, फिर भी वह बोला नहीं। जो कहना है कहो, लेलिन की भौहें तन गईं। एक्सट्रीम नाइट सिटी में सभी होव वायलेट लीव्स अब हमने खरीद लिए हैं। जो बची हैं, वे खराब क्वालिटी की हैं। असल में ग्रीम और मैंने पहले ही कई नकली बैच देखे हैं, जो व्यापारियों ने हमें धोखा देने की कोशिश की थी। सच में, होव वायलेट लीव्स एक खास प्रोडक्ट है जो सिर्फ ईस्टवुड प्रोविंस में मिलता है। उन्हें उगने में कम से कम 1 साल लगता है। लेलिन ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और वेयरहाउस में होव वायलेट लीव्स की मात्रा का अंदाजा लगाया। अगले साल की होव वायलेट लीव्स के बाजार में आने तक हमारी खरीदारी रोक दो, हम फिर से उन्हें खरीदना शुरू कर सकते हैं। होव वायलेट लीव्स के इस हालिया बैच से लेलिन को पता चला कि क्वालिटी और खराब होती जा रही थी। कुछ का इस्तेमाल पोषण बनाने के लिए भी नहीं किया जा सकता था। सच में, ऐसा लगता है कि उसने इस इलाके में होव वायलेट लीफ के कुल प्रोडक्शन का काफी बड़ा हिस्सा खरीदा था। वेयरहाउस में मौजूद सामान लेवल 3 एकोलाइट तक पहुंचने के लिए काफी पोषण बनाने की मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी होना चाहिए। जहां तक ऑफिशियल मैगज़ की बात है, यह ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में मैं अभी सोच सकता हूं। लेलिन गहरी सोच में पड़ गया। अभी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स पहले ही 7 तक पहुंच चुकी है। उसने बहुत पहले रिएक्टिव एलिक्सिर बना लिए थे। लेवल 3 एकोलाइट तक आगे बढ़ना अब उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालांकि लेलिन को अभी भी कुछ नहीं पता था कि लेवल 3 एकोलाइट से ऑफिशियल मैगज़ तक कैसे आगे बढ़ना है। भले ही लेलिन को एकेडमी की लाइब्रेरी एक्सेस करने की इजाज़त थी, लेकिन उसे इस प्रोसेस का कोई हिंट नहीं मिला था। ऐसा लग रहा था कि एकेडमी ने इससे जुड़ी सभी जानकारी पर रोक लगा दी थी। इस टॉपिक पर, चाहे एकेडमी हो या मार्केट,
मैंने हमेशा ऑफिशियल मैगज़ से जुड़ी जानकारी पर खास ध्यान दिया है। अब तक मुझे एक भी सुराग नहीं मिल पाया था। यही वजह थी कि लेलिन एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी छोड़ने में झिझक रहा था। मैगज़ वर्ल्ड में बड़े अधिकारियों ने ऑफिशियल मैगज़ बनने के तरीके के बारे में सारी जानकारी पर कड़ी नज़र रखी। लेलिन के लिए तो और भी ज्यादा, जो दूर से ही एक अनुयायी बन गया था। उसे कुछ जरूरतें पूरी करनी पड़ती थी और काम निपटाने पड़ते थे, तभी उसे आगे बढ़ने के तरीकों को समझने और उन्हें पढ़ने का मौका मिलता था। यह मेरे कंट्रोल से बाहर की बात है। शायद मैगज़ एक्सपेरिमेंट लैब में कुछ ऐसा हो जिससे मुझे फायदा हो सके। लेलिन ने फिर से सूखे जंगल के पास छिपी मैगज़ एक्सपेरिमेंट लैब के बारे में सोचा। वहां अपने पिछले काम के बाद वह पहले ही कन्फर्म कर सकता था कि एक्सपेरिमेंट लैब छोड़ने वाला व्यक्ति एक ऑफिशियल मैगज़ था। इसके अलावा उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया गया था। यह एक अच्छी खबर थी। उसे बस एक्सपेरिमेंट लैब पर रखे सभी स्पेल फॉर्मेशन से छुटकारा पाना था। फिर उसमें सब कुछ उसका हो जाएगा, जिसमें दरवाजे के ठीक बाहर पड़े बदकिस्मत जादूगर के आइटम भी शामिल हैं। लेवल 3। मुझे बस लेवल 3 के एकोलाइट तक आगे बढ़ना है और रैंक 0 स्पेल का एक और सेट डालना है ताकि मैं जा सकूं। लेलिन ने अपना मन बना लिया। एक बहुत ही सिंपल लेआउट वाली एक छोटी सी सीक्रेट लैब में ज्यादा घरेलू सामान नहीं थे, बस बीच में एक लकड़ी का बिस्तर था। लेलिन बिस्तर के ऊपर पालथी मारकर बैठ गया। उसके बेपरवाह चेहरे के सामने नारंगी पीली दवा थी। वह लेवल 3 के अनुयायी तक पहुंचने के लिए तैयार और पक्का था। उसने इस बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताया। पहले की तरह उसने एना को बताया कि वह बस एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वह कोई रुकावट नहीं चाहता था। ऐसा नहीं था कि वह अपने नीचे काम करने वालों पर भरोसा नहीं कर सकता था, लेकिन अगर कुछ अनहोनी होती तो उनमें न तो ताकत थी और न ही मदद करने की काबिलियत। वे ज्यादा काम के नहीं होते, इसलिए वह यह बात छिपा लेता कि वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार वह समय समय पर विला से गायब हो जाता था। उसके मैनर स्टाफ को अब इसकी आदत हो गई थी। एक बार जब वह जो करने निकला था उसे पूरा कर लेता, तो जब वह अगली बार अपने लोगों के सामने आता तो सब कुछ तय हो चुका होता। हालांकि कोई ताकझांक करने वाली आंखें या कान नहीं हो सकते थे, खासकर उसके दुश्मनों द्वारा भेजे गए कोई जासूस, लेकिन वह इस संभावना के प्रति सचेत था। लेवल 3 के अनुयायी ऑफिशियल मैगज़ से पहले का आखिरी स्टेप। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अनुयायियों के लिए लेवल 3 को हमेशा साधना का पीक माना गया है। लेवल 1 का अनुयायी सिर्फ एनर्जी पार्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन अभी कोई स्पेल नहीं कर सकता था। उनकी लड़ने की ताकत लगभग एक नाइट के बराबर थी। लेवल 2 के अनुयायियों की बात करें तो वे कुछ रैंक 0 के स्पेल कर सकते थे। हालांकि ये आसान थे, लेकिन इससे उनकी लड़ने की काबिलियत इतनी बढ़ गई कि वे नाइट से भी आगे निकल गए। दूसरी ओर लेवल 3 के अनुयायियों में आम इंसानों की तुलना में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल ताकत थी। उन्हें स्पेल थ्योरी और लड़ाई में इसके इस्तेमाल की ज्यादा गहरी समझ थी। वे इंस्टेंटेनियस कास्टिंग जैसी टेक्निक के मास्टर थे, जिससे तैयार किए गए स्पेल बहुत तेजी से डाले जा सकते थे। यहाँ तक कि ग्रैंड नाइट्स भी उनके विरोधी नहीं थे। इसके अलावा लेवल 3 के अनुयायी को हमेशा ऑफिशियल मैगज़ बनने की तैयारी का स्टेज माना जाता था। कोई लेवल 3 अनुयायी के तौर पर जितनी तेजी से आगे बढ़ता है, उसके ऑफिशियल मैगज़ बनने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं। मैगज़ एकेडमी और ग्रुप में ऑफिशियल मैगी की संख्या बहुत कम थी।
लेवल 3 के अनुयायियों को आम तौर पर किसी भी एकेडमी या ग्रुप की लड़ाई की ताकत की रीढ़ माना जाता था। किसी भी युवा लेवल 3 अनुयायी को एकेडमी का एक कीमती एसेट माना जाता था। ये संस्थाएं उन्हें पालने पोसने के लिए रिसोर्स देने की तरफ झुकी हुई थी, इस उम्मीद में कि ये बीज भविष्य में लेवल 3 अनुयायी से आगे बढ़ेंगे। लेवल 3 अनुयायी को पार करने के लिए 2 स्पेल मॉडल में महारत, साथ की स्पिरिचुअल फोर्स और रिएक्टिव एलिक्सिर की मदद की जरूरत होती है। लेलिन ने अपने सामने नारंगी पीली पोशन उठा ली। मुझे बहुत पहले ही अमृत और जरूरी मंत्र की महारत मिल गई है। अब एज्योर पोशन की मदद से मैंने कुछ ही महीनों में आध्यात्मिक शक्ति की जरूरतें भी पूरी कर ली हैं। यह स्पीड जेडन की काबिलियत से बहुत आगे निकल गई है। एक 5वीं क्लास का अनुयायी, भले ही वे 5वीं क्लास के जीनियस अनुयायी थे, लेवल 2 अनुयायी और लेवल 3 अनुयायी के बीच बड़े अंतर से पहले वहां पहुंचने में उन्हें कम से कम 3 साल लगते। लेकिन पोषण मिलने के बाद लेलिन की स्पीड जेडन और बाकियों से बहुत आगे निकल गई थी। कुछ ही समय में वह लेवल 3 अनुयायी बनने के लिए जरूरी स्टैंडर्ड तक पहुंच गया था। जब तक मेरी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती रहेगी, भले ही सफलता फेल हो जाए, मैं हमेशा एक और कोशिश कर सकता हूं। हालांकि मेरे शरीर को कुछ बड़ा नुकसान होगा, इसलिए एक बार में सफल होना सबसे अच्छा है। आखिरी बार लेलिन ने लेवल 3 अनुयायी बनने के बारे में सारी जानकारी मन में देखी। यह पक्का करने के बाद कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा है, उसने कॉर्क खोला और नारंगी पीले रंग के पोषण को सुरक्षित रूप से प्लग किया। यह रिएक्टिव एलिक्सिर पीने के लिए नहीं है। लेलिन ने कपड़े उतारे और रिएक्टिव एलिक्सिर को अपने चेहरे, हाथ पैरों और छाती पर लगा लिया। जहां भी उसने पोषण लगाया, वहां उसे काफी ठंडा महसूस हुआ। हालांकि कुछ पलों के बाद गर्मी की एक लहर धीरे धीरे उसकी स्किन से गुजरी। एक पल में उसकी स्किन कांपने लगी और चुकंदर की तरह लाल हो गई। रिएक्टिव एलिक्सिर असर कर रहा है, दवा वाले गुण निगरानी में है। एआई चिप की आवाज गूंजी। जैसे जैसे पोषण असर करता रहा, लेलिन को लगा जैसे उसकी स्किन पर लगा पोषण जिंदा हो गया है और उसके रोम छिद्रों से होते हुए उसके शरीर में घुस रहा है। लेवल 3 के अनुयायी की ओर बढ़ना। एक खुजली, एक असहनीय खुजली। लेलिन को लगा कि उसकी हड्डियां फट गई हैं और अंदर से कई चींटियां रेंगकर बाहर आ रही हैं। इस समय उसके शरीर में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी। धत तेरे की। और मुझे असल में इस हालत में एक गहरी ध्यान की हालत में जाना है और मन के रून्स को फिर से बनाना है। लेलिन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने दांत भींच लिए और आंखें बंद करके अपने शरीर को खुजलाने की इच्छा को रोका। अपने शरीर पर बुरे लेकिन तेज असर के कारण लेलिन को ध्यान की हालत में जाने में कई गुना ज्यादा समय लगा। ध्यान के अंदर लेलिन एक जगह पर आ गया था। आसपास का माहौल धुंधला सा था। हवा में कई लाइटें थीं जो तारों जैसी लग रही थी, इस जगह को रोशन कर रही थी। लेलिन ने अपना सिर उठाया। हवा में 24 रहस्यमय रून्स थे जो फ्लोरोसेंट लाइट से चमक रहे थे, जो एक सर्कल बनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। ये वो माइंड रून्स थे जिन्हें उसने पिछले कुछ सालों में मेहनत से बनाया था। हालांकि ये सभी माइंड रून्स अलग अलग खास तरीकों से बनाए गए थे, लेकिन हर एक को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगा था। पहले लेलिन को उन्हें अपने दिमाग में बनाने में 1 साल से ज्यादा समय लग गया था। लेवल 2 के अनुयायी के माइंड रून्स को पूरी तरह से एक साथ नहीं माना जा सकता। लेवल 3 के अनुयायी को लेवल 2 के अनुयायी में तय की गई नींव के आधार पर माइंड रून्स को एक साथ जोड़ना होता है। इसके अलावा चेतना के समुद्र को और मजबूत करने की जरूरत होती है। लेलिन भी उस हालत को लेकर बहुत उत्सुक था। अभी
वह पूरी तरह से चेतन हालत में था। चेतना का सागर उसके शरीर के किसी भी हिस्से में नहीं दिखा। कम से कम एआई चिप ने उसके शरीर पर एटॉमिक लेवल पर माइक्रोस्कोपिक स्कैन तो कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। मैगी स्पिरिचुअल ताकत की साधना शायद आत्माओं के पहलू में भी बदल गई हो। लेलिन ने अपने दिल की गहराइयों से एक आह भरी, और इस पल चेतना के सागर में एक घटना हुई। धुंधली भूरी धुंध के ऊपर नारंगी पीली रोशनी की एक परत लगातार फैल रही थी। थोड़ी देर बाद चेतना का पूरा सागर चमकीले नारंगी पीले रंग में बदल गया। यह रिएक्टिव एलिक्सर का असर है। यह सिर्फ एक पोषण से होता था जिसे शरीर पर लगाया जा सकता था, और मुझे यह भी पता है कि यह किन चीजों से बना है, लेकिन यह सच में मेरी चेतना के सागर पर असर डाल सकता है। यह सच में रहस्यमय है। लेलिन के फिर से हांफने से पहले नारंगी पीली रोशनी तुरंत आसमान में ऊपर उठी, मानो वह 24 माइंड रून्स को भी नारंगी पीले रंग में रंगना चाहती हो। धमाका! माइंड रून्स ने एक चमक छोड़ी और किसी बाहरी चीज के कंटेमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया। एक बहुत बड़ा असर हुआ। लेलिन की नजर धुंधली हो गई और वह लगभग बेहोश हो गया। इसे दबाओ। लेलिन ने जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल ताकत का इस्तेमाल किया ताकि माइंड रून्स के विरोध को दबा सके। पप! जो माइंड रून्स उसने बनाए थे, उन पर लेलिन की मास्टरी कम नहीं थी। कुछ सेकंड बाद 24 माइंड रून्स ने विरोध करना बंद कर दिया और वे नारंगी पीले रंग के हो गए। रोशनी के असर में माइंड रून्स की सतह पर कई रहस्यमय पैटर्न दिखाई दिए। ये पैटर्न लगातार फैलते रहे जब तक कि उन्होंने सभी माइंड रून्स की सतह को पूरी तरह से ढक नहीं लिया। धमाका! 24 माइंड रून्स आखिरकार एक साथ चिपक गए और एक और भी बड़ा रून बन गया। लेलिन की चेतना के समुद्र में कई पैटर्न भी दिखाई दिए, और इन पैटर्न के होने के बाद चेतना का समुद्र और भी ज्यादा चमकदार और पारदर्शी हो गया, जैसे उसे मजबूत किया जा रहा हो। मजबूती के बाद, जैसे कोई कमांड सुन रहा हो, नारंगी पीली रोशनी तेजी से पीछे हट गई और तुरंत चेतना के समुद्र में गायब हो गई। बड़े रहस्यमय रून से एक चमक निकली और लेलिन की चेतना उससे बाहर निकल गई। यह जगह कहाँ है? लेलिन कंफ्यूज हो गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह एक रहस्यमय जगह पर है। वह जगह एकदम काली थी, कहीं कोई रोशनी नहीं थी। वह हाथ बढ़ाना चाहता था, लेकिन हाथों का कोई आइडिया नहीं था, जैसे उसके हाथ पहले कभी थे ही नहीं। इस तरह वह हवा में तैर रहा था और उसे समय का कोई आइडिया नहीं था, फिर भी वह हिल नहीं पा रहा था। लेलिन के लिए इस जगह पर हर मिनट एक दर्जन साल जैसा था। यह एहसास किसी भी समझदार इंसान को पूरी तरह से चट्टान से नीचे गिरा सकता था। लेलिन थोड़ा फ्रस्ट्रेट था। क्या मैं अभी तक लेवल 3 का अनुयायी नहीं बना हूँ? मैं इस जगह पर क्यों आया हूँ? कितना समय बीत गया है? अचानक लेलिन का दिल जोर से धड़का। एआई चिप। बीप! लेलिन के सामने एक चमकदार नीली स्क्रीन प्रोजेक्ट हुई और हालांकि यह अंधेरे को रोशन नहीं कर सकी, फिर भी इससे उसे बहुत अच्छा महसूस हुआ। स्कैन से पता चला है कि होस्ट की स्पिरिचुअल फोर्स एक एबनॉर्मल स्टेट में है। इस हालात में होस्ट 5 मिनट 23 सेकंड में लेवल 3 के अनुयायी को ब्रेक थ्रू करने में फेल हो जाएगा। 13 घंटे 45 मिनट बाद सभी अंगों के फेल होने की वजह से मौत हो जाएगी। क्या स्टेटस से छुटकारा पाने के लिए मैजिक पावर का इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ नहीं? हाँ। अभी लेलिन को अपने शरीर में कोई जादुई शक्ति महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन आई चिप अभी भी उसे चला सकती थी, जिससे वह बहुत खुश हुआ। होस्ट की पुष्टि मिल गई है और अब जादुई शक्ति ट्रांसफर की जा रही है।
असामान्य स्थिति को हटाने की प्रक्रिया चल रही है। एआई चिप की आवाज के साथ ही उस घने अंधेरे में अचानक एक अजीब सी हलचल हुई। लेलिन की आंखें झटके से खुलीं। उसे एहसास हुआ कि वह अभी भी गुप्त लैब में ही था और प्रक्रिया शुरू होने के बाद से ज्यादा समय नहीं बीता था। लेवल 3 एकोलाइट बनने के दौरान असल में ऐसे अजीब हालात भी होते हैं। लेलिन के चेहरे पर गंभीरता थी। उसकी तरक्की बहुत तेजी से हो रही थी। उसे ज्यादातर जानकारी लाइब्रेरी से और एआई चिप के सिमुलेशन और अनुमानों से मिली थी। उसे लेवल 3 एकोलाइट बनने की प्रक्रिया से जुड़ी कुछ स्थितियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आमतौर पर जब कई लेवल 2 एकोलाइट्स तरक्की कर रहे होते हैं तो उन्हें समझाने के लिए उनके प्रोफेसर होते हैं। लेकिन मेरी किस्मत खराब है। प्रोफेसर क्रॉफ्ट ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि मैं इतनी जल्दी इस पड़ाव पर पहुंच जाऊंगा। लेलिन के पास कई राज थे और वह कभी सच नहीं बताता था। क्रॉफ्ट की नज़र में वह बस एक नया लेवल 3 एकोलाइट बना था, तो वह उसे लेवल 3 एकोलाइट बनने के लिए जरूरी बातों के बारे में क्यों बताता? इसके अलावा लाइब्रेरी में मौजूद किताबें आम थी। उनमें कई चीजों की व्याख्या अस्पष्ट थी। भले ही लेलिन के पास एआई चिप थी और वह गलत जानकारी को हटा सकता था, फिर भी अपने प्रयोगों के बावजूद उसे एकदम सही नतीजे नहीं मिल पाते। इसी वजह से लेलिन को तरक्की के दौरान एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उसे कुछ पता नहीं था और वह पूरी तरह उलझन में पड़ गया। अच्छा हुआ कि इस बार मेरे पास एआई चिप थी, वरना मेरा काम तमाम हो जाता। मैगस बनने का रास्ता वाकई बहुत जोखिम भरा है। लेलिन के मन में अभी भी थोड़ा डर था, लेकिन इससे उसके अनुमानों की पुष्टि भी हुई। एआई जब उसे दूसरी जगह भेजा गया था, तब चिप उसके साथ थी और किसी अनजान वजह से वह उसकी आत्मा में मिल गई थी। इसलिए जब उसकी आत्मा में कोई गड़बड़ी हुई और वह अकेली पड़ गई, तब भी वह बाहरी असर से छुटकारा पाने के लिए एआई चिप को एक्टिवेट कर सकता था। तो लेवल 3 एकोलाइट बनने का मतलब सिर्फ माइंड रून्स को मिलाना या चेतना के सागर को मजबूत करना नहीं है, बल्कि इसके बाद आने वाले अंधेरे के दायरे से गुजरना है। लेलिन को अचानक बहुत कुछ समझ आ गया। ये सब आम तौर पर बहुत कीमती और गुप्त जानकारी होती थी जिसे प्रोफेसर या अकादमी नहीं बताती थी। कई बिना गुट वाले एकोलाइट अक्सर इसी चरण में मारे जाते थे। बीप। होस्ट की आध्यात्मिक शक्ति में कुछ बदलाव आया है और वह ज्यादा सक्रिय हो गई है। होस्ट लेवल 3 एकोलाइट बन गया है। आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। एआई चिप की आवाज गूंजी। इसके बाद लेलिन को चक्कर आने लगे और उसकी आध्यात्मिक शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। 7.2, 7.3, 7.5, 9.7, 10.1। आध्यात्मिक शक्ति रॉकेट की रफ्तार से लगातार बढ़ रही थी। जब आखिरी नंबर बदला तो वह 10.1 हो गया और अंत में स्थिर हो गया। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। आध्यात्मिक शक्ति में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण लेलिन का शरीर अभी इस बदलाव के हिसाब से ढल नहीं पाया था। उसकी नाक बहने लगी और जब उसने उस जगह को छुआ तो उसे पता चला कि उसकी नाक से खून बह रहा था। आध्यात्मिक शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है और शरीर इसे झेल नहीं पा रहा है। लेलिन ने फीकी मुस्कान दी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसके शरीर के अंदर से चटकने की आवाजें आने लगी। साथ ही उसके शरीर के हर हिस्से में लगातार तेज दर्द होने लगा। लेलिन के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठ गईं और वह बिस्तर पर ऐसे गिर पड़ा जैसे कोई सिकुड़ा हुआ झींगा हो। धत तेरे की, धत तेरे की। रिएक्टिव एलिक्सिर का असर खत्म हो गया है और पोषण का उल्टा असर शुरू हो गया है। लेलिन चिल्लाया, एआई चिप,
जादुई शक्ति के साथ तालमेल बिठाना शुरू करो और एलिक्सिर के बचे खुचे असर को खत्म करो। उसके शरीर के चारों ओर ग्रेकाले रंग के प्रकाश का एक घेरा, हेलो, बन गया और तैरने लगा, जिसने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। उस घेरे के टिमटिमाने के साथ ही लेलिन के रोम छिद्रों से पीले काले रंग का मवाद बाहर निकलने लगा, जिससे बहुत तेज बदबू आने लगी। कुछ मिनटों बाद लेलिन ने उठने की कोशिश की। उसने अपने पास रखे बैग से लाल रंग का एक पोशन, दवा, निकाला और उसे पूरा पी लिया, जिसके बाद उसके चेहरे के भाव बेहतर हो गए। इस समय उसका शरीर पसीने और मवाद से लथपथ था और उससे एसिड जैसी तीखी बदबू आ रही थी, मानो उसे अभी-अभी गंदे नाले से निकाला गया हो। लेलिन ने उठने की कोशिश की। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके घुटने कमजोर हो गए थे। उसकी आंखें धंस गई थी, मानो वह कई महीनों से किसी बीमारी के कारण बिस्तर पर पड़ा हो। सीक्रेट लैब का दरवाजा खोलने के बाद लेलिन ने दरवाजे के पास लगी घंटी बजाई। डिंग लिंग लिंग। एक साफ लेकिन तीखी आवाज गूंजी, जो कुछ देर बाद दूर तक फैल गई। यंग मास्टर, आप। कुछ मिनटों बाद एना तेजी से 2 नौकरानियों को साथ लेकर वहां पहुंची। ऐसा लग रहा था जैसे लेलिन ने अपने हाथों से अपने होंठ ढके हुए थे। कोई बात नहीं, मुझे बाथरूम भेजो, मैं नहाना चाहती हूँ। क्या तुम चाहते हो कि मैं हर्बलिस्ट या डॉक्टर को बुलाऊं? जरूरत नहीं। आधे घंटे बाद लेलिन मार्बल से बने एक पूल में लेटा था। गर्म पानी उसके शरीर पर बह रहा था, जिससे उसकी गंदगी और मैल निकल रही थी। एना बिना कपड़ों के लेलिन से लिपटी हुई थी। उसने उसके शरीर को रगड़ने के लिए एक सफेद तौलिए का इस्तेमाल किया। मिलॉर्ड, तुम्हारा हिरण के खून का सूप और स्टेक। दूसरी तरफ ट्रिक्सी भी बिल्कुल बिना कपड़ों के थी और उसके प्यारे कर्व्स लेलिन की आंखों के सामने खुले हुए थे। वह शर्मा गई जब वह एक ट्रे ऊपर उठाकर ले गई। रे लकड़ी का बना था और पूल पर तैर रहा था। लेलिन ने अपने बर्तन उठाए और खूब खाया। कुछ देर बाद लेलिन ने एक ढीला बाथरोब पहना और पास की कुर्सी पर लेट गया। उसकी पीठ एना की छाती से सटी हुई थी और वह इस शानदार मस्ती का मजा ले रहा था। और उसके बगल में ट्रिक्सी और एक और खूबसूरत लड़की लेलिन की मसाज कर रही थी। उन्होंने बस कुछ कपड़े पहने थे जो हथेली से भी छोटे थे। प्राइवेट पार्ट ढके नहीं थे, कभी-कभी हल्के से दिखते थे। इससे यह और भी शर्मनाक लेकिन आकर्षक लग रहा था। ट्रिक्सी और दूसरी नौकरानी किसानों की बेटियां थीं और उन्होंने बचपन से ही खेतों में मेहनत की थी। उनके हाथों पर भी मोटेपन की एक परत थी। हालांकि वे बहुत जवान थी और उनका पतला फिगर खूबसूरत था। उनके शरीर से जवानी की चमक झलक रही थी। एना की तुलना में यह एक तरह का जंगली स्वाद था। हालांकि अभी लेलिन को उनके साथ जोरदार मुकाबले में शामिल होने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय उसे आज की तरक्की से थोड़ा दुख हो रहा था। फिर से जांच। एआई चिप, मेरे अभी के स्टेट्स लाओ, लेलिन ने मन ही मन आदेश दिया। बीप। लेलिन फॉलियर, लेवल 3 का अनुयायी। ताकत 3.1, फुर्ती 3.3, जान 3.5, आध्यात्मिक ताकत 10.1, जादुई ताकत 10, जादुई ताकत आध्यात्मिक ताकत के साथ तालमेल में है। स्टेटस हेल्दी। एआई चिप ने डेटा को लेलिन की आंखों के सामने दिखाया। उसके अलावा कोई और इसे नहीं देख सकता था। लेलिन ने अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर भी उसका दिमाग तेजी से प्रोसेस कर रहा था और सोच रहा था। एन
मेरी जान 0.3 बढ़ गई है, जो रिएक्टिव एलिक्सर के इस्तेमाल से जुड़ी होनी चाहिए। साथ ही न केवल मेरी आध्यात्मिक ताकत 10.1 तक बढ़ गई है, बल्कि मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी आध्यात्मिक ताकत पहले की तुलना में ज्यादा एनर्जी से भरी हुई है। हवा में एनर्जी पार्टिकल्स के प्रति मेरी समझ भी बढ़ गई है, इसलिए रैंक 0 वाले मंत्र अब आसान होने चाहिए। लेवल 3 के अनुयायी की दुनिया ऐसी नहीं, जिसकी तुलना लेवल 2 के अनुयायी से की जा सके। लेकिन आगे बढ़ने का प्रोसेस बहुत खतरनाक है। लेलिन ने डर का भाव दिखाया। चाहे उसकी चेतना का काले स्पेस में फंस जाना हो या रिएक्टिव एलिक्सर का बैकलैश हो, ये सभी ऐसे डेवलपमेंट थे जिनकी उसने उम्मीद नहीं की थी। लेलिन के लिए उसने जो भी डेटा और जानकारी इकट्ठा की थी, वह अभी भी बहुत कम थी। हालांकि एआई चिप की कैलकुलेशन की क्षमता बहुत जबरदस्त थी, अगर बेसिक जानकारी नहीं थी तो सही एडवांसमेंट टेक्निक को सिमुलेट कर पाना पहले से ही बुरा नहीं माना जाता था। जहां तक एडवांसमेंट के दौरान मिली रुकावटों की बात है, तो लोगों के बीच एनर्जी में अलग-अलग अंतर और जानकारी की कमी के कारण एआई चिप भी उनका अनुमान नहीं लगा पा रही थी। आखिरकार एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए जो लाइब्रेरी खोली थी, उसमें बहुत सी जानकारी रोक दी गई थी। कुछ हाई लेवल की जानकारी तो चेलों को पढ़ने के लिए भी नहीं दी गई थी। और हाँ, भले ही एआई चिप की कैलकुलेशन की काबिलियत 10 सुपर कंप्यूटर के बराबर हो, मैगस वर्ल्ड का इतिहास कम से कम हजारों साल पुराना है। लाखों चेलों के एक्सपेरिमेंट के साथ नतीजे और मॉडल एआई चिप की कैलकुलेशन की काबिलियत से भी आगे निकल जाएंगे। इस बार तरक्की सच में काफी किस्मत वाली थी, और इसमें किस्मत का भी अहम रोल था। लेलिन का चेहरा गंभीर हो गया। अगली बार मैं ऐसा नहीं कर सकता। यह तो बस लेवल 3 एकोलाइट बनने के लिए था। भविष्य में जब मैं एक असली मैगस बनूंगा, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं इतना भाग्यशाली नहीं रहूंगा। लेवल 3 एकोलाइट से असली मैगस बनने की मुश्किल आम इंसान से लेवल 3 एकोलाइट बनने की मुश्किल से कहीं ज्यादा थी। और अगर उस समय लापरवाही की वजह से कोई गलती या चूक हो जाती, तो लेलिन के पास कई जानें भी होती, तो भी उसे बचाया नहीं जा सकता था। वापस लौटने के बाद मुझे असली मैगस बनने से जुड़ी सभी जानकारियों के बारे में अच्छी तरह पता करना होगा, और दोबारा आंख बंद करके आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करनी होगी। लेलिन ने भविष्य के लिए यह लक्ष्य तय किया। अब अगला काम है इंतजार करना जब तक मेरा शरीर अचानक बढ़ी हुई आध्यात्मिक शक्ति के अनुकूल न हो जाए, और उन कुछ रैंक 0 मंत्रों को सीखना जो सिर्फ लेवल 3 एकोलाइट ही सीख सकते हैं। फिर उस लैब की दोबारा जांच करने के लिए वापस जाना। लेलिन ने आंखें खोलीं और एना और दूसरी 2 नौकरानियों को भेज दिया। एक मंत्र संरचना से चेतावनी का घेरा बनाने के बाद वह अपने थके हुए शरीर को घसीटते हुए दूसरी तरफ बिस्तर पर गया और सो गया। देखते ही देखते आधा महीना बीत गया। रात थी और चांदनी जमीन पर चमक रही थी। यह एक और पूर्णिमा की रात थी। सूखते हुए जंगल के पास, उसी बड़े काले ग्रेनाइट पत्थर के बगल में, लेलिन ने एक मंत्र बुदबुदाया और वही प्रक्रिया दोहराई जो पहले की थी। गुफा का वही काला छेद देखकर लेलिन मुस्कुराया और अंदर चला गया। अपनी पिछली खोज के दौरान किए गए अवलोकन से वह पहले ही उन नियमों को मोटे तौर पर समझ चुका था जो मंत्र संरचना को नियंत्रित कर रहे थे। इसके अलावा उसने अंदर के सभी खतरों को नोट कर लिया था और उनसे निपटने का तरीका भी जान लिया था। साथ ही वह पहले ही लेवल 3 एकोलाइट बन चुका था और उसे उस अज्ञात मैगस द्वारा बनाए गए सुरक्षा तंत्र को तोड़ने का ज्यादा भरोसा था। काली सुरंग का रास्ता बहुत छोटा था और सतह बहुत चमकदार थी, जिसमें लेलिन की काले लबादे वाली आकृति दिखाई दे रही थी।
यह लेलिन के पीछे की दीवार पर कई कोणों से भी दिखाई दे रही थी। लेलिन ने जो विला पहले देखा था वह सुरंग के पीछे की तरफ था। जमीन पर अभी भी डेविल वाइन्स और बोनेटिंग फ्लावर्स बिखरे हुए थे। वहां जमीन पर ग्रे स्लेट भी थी और उन्हीं में नॉइंग स्लेट मौजूद थी। विला के दरवाजे पर एक गोल छेद था। उसके पास एक लाश पड़ी थी और लाश के बगल में एक चमकदार काली डायरी रखी थी। कीमियागरी एल्केमी की जानकारी वाली यह किताब देखकर लेलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेलिन की नज़र में विला के बाहर जादुई मंत्रों से बना एक खतरनाक रोशनी का घेरा था और यह पता नहीं था कि उस चमकदार रोशनी के नीचे कितने जाल छिपे हुए थे। ही हाँ हाँ। जैसे ही लेलिन का दाहिना पैर पत्थर की स्लेट पर पड़ा, बच्चों जैसी हंसी सुनाई दी। जमीन की स्लेटें मुड़कर खुली और एक मुंह दिखाई दिया जिसमें उस्तरे जैसे तेज दांत थे जो तेजी से लेलिन पर झपटने लगे। पहला बचाव। नॉइंग स्लेट। लेलिन मुस्कुराया और उस बड़े मुंह में काली चीज का एक टुकड़ा फेंक दिया। कट। उस बड़े मुंह ने उस काली चीज को निगल लिया। पू। ग्रे मुंह ने उसे चबाया और तुरंत ही काले अवशेष को बाहर थूक दिया। एक लाल जीभ लगातार बाहर निकल रही थी और पीलहरे रंग की लार थूक रही थी। यह नज़ारा बिल्कुल वैसा ही लग रहा था जैसे कोई आम इंसान कोई घिनौनी चीज खाकर उसे थूक रहा हो। इस उल्टी कराने वाले पाउडर में स्टिंकी स्टेंज फ्लावर, फीसेस कैरापेस मेंटिस और रॉटन स्टेम्ड ग्रास का इस्तेमाल किया गया है। यह सच में नॉइंग स्लेट के लिए काल है। लेलिन ने ग्रे स्लेट को फिर से उल्टी करते देखा, जिसके तुरंत बाद दो छोटे पैर निकल आए और वह भाग गई। यह नज़ारा देखकर लेलिन हंस पड़ा। किसी अनजान मैगिस के लिए यह एक अस्थायी लैब रही होगी क्योंकि इसका मंत्र छिपाव कंसीलमेंट पर केंद्रित था। जहां तक इसकी सुरक्षा की बात है तो इसमें सिर्फ 3 परतें होनी चाहिए। इसके अलावा नॉइंग स्लेट, डेविल वाइन्स और बोनेटिंग फ्लावर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करना माइकल स्कूल ऑफ थॉट का खास सुरक्षा तरीका है। लेलिन सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा और तुरंत ही अपने हाथों से काली डायरी उठा ली। यह बहुत भारी था और इसे उठाने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई ईंट उठाई हो। शायद यह किसी खास चीज से बना था। लेलिन ने डायरी अपने लबादे में रखी और बड़े दरवाजे की ओर चल पड़ा। अचानक कालहरे रंग की बेलों की एक परत दरवाजे के चारों ओर लिपट गई और उन पर कई लाल पंखुड़ियां खिल गईं। पंखुड़ियां जुड़ गईं और असल में एक औरत का चेहरा बन गईं। घुसपैठिए। यह ऐसी जगह है जहां तुम्हें नहीं आना चाहिए था। पंखुड़ियों ने होंठ के खुलने और बंद होने का आकार ले लिया और औरत बोलने लगी। अंदर मौजूद जादूगर तो मर चुका है, उसकी सारी दौलत अब मेरी होगी। रही तुम्हारी बात तो मैं तुम्हें जिंदा रखूंगा और विकसित होने के लिए जरूरी हर चीज दूंगा। कैसा रहेगा? लेलिन ने अपने थैले से एक लाल रंग का फल निकाला। तुम्हारे लिए। पूरी एक्सपेरिमेंट लैब की तुलना मेरे हाथ में मौजूद इस चीज से भी नहीं की जा सकती। इसकी मदद से तुम भविष्य में यहाँ से जा सकती हो और अपनी आज़ादी वापस पा सकती हो। उस जंगल में लौट सकती हो जहाँ से तुम आई हो। लेलिन ने धीरे से लुभाने वाले अंदाज में कहा। आज़ादी। औरत के चेहरे पर हिचकिचाहट और सोच विचार के भाव दिखे। मैं पहले किए गए वादे से मुकर नहीं सकती। बाहरी व्यक्ति, कृपया चले जाओ। औरत ने संघर्ष किया, लेकिन फिर भी उसने लेलिन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। एक हरी बेल लगातार बलखा रही थी, जैसे वह कभी भी हमला कर सकती हो। लेलिन ने फल वापस अपने थैले में रखा और आह भरी। मुझे लगा था कि मुझे हमला नहीं करना पड़ेगा। जिद्दी घुसपैठिए, तुम्हारा अंत सिर्फ मौत ही होगी। हड्डी खाने वाला फूल, दहाड़ा।
इस बार उसका चेहरा एक पुरुष का हो गया और कई काली बेलें तेजी से आगे लपकीं। धड़ाम! काली परछाई तेजी से आगे बढ़ी और लेलिन ने झुककर खुद को बचाया। मोटी बेलों ने जमीन पर जोरदार प्रहार किया, जिससे पत्थर के टुकड़े हवा में उड़ने लगे और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इतने उतावले मत बनो। क्या होगा अगर एक्सपेरिमेंट लैब को नुकसान पहुंच गया तो? हरी रोशनी की एक परत हवा में मौजूद बेल में समा गई, रोशनी के एक गोले में बदल गई और उसने फूल और बेल को पूरी तरह से घेर लिया। बेल के हमले की रफ्तार धीमी हो गई। लेलिन की भौहें तन गईं और उसने अपनी थैली से काला पाउडर निकालकर जमीन पर छिड़क दिया। पाउडर छिड़कते हुए लेलिन ने तेजी से एक मंत्र पढ़ा। घुसपैठिए, मरो। फूलों की पंखुड़ियों से बना इंसानी चेहरा दहाड़ा और लगातार बदलता रहा। कभी उसमें पुरुष की आवाज होती तो कभी महिला का चेहरा। बैंग, बैंग, बैंग। कालहरे रंग की बेलें लगातार लहरा रही थी और गुफा की दीवारों में कई छेद कर रही थी। लेलिन ने हमले से बचने के लिए अपनी नाइट वाली क्षमताओं का इस्तेमाल किया और मंत्र पढ़ना जारी रखा। आखिरकार विला के चारों ओर दौड़ने के बाद आसपास की जगह पर काला पाउडर फैल चुका था। तभी मंत्र पढ़ना बंद हो गया। लेलिन ने उस इंसानी चेहरे की ओर उंगली उठाई। भाड़ में जाओ। क्लाउड ऑफ आफ्टरलाइफ, क्लाउड ऑफ आफ्टरलाइफ। बूम! काला पाउडर लगातार घुलता गया, गैस में बदल गया और एक डरावना काला बादल बन गया जिसने पूरे विला को अपनी चपेट में ले लिया। सिस। अंदर से ऐसी आवाजें आ रही थी जिनसे लेलिन को इंसान को खाने वाले पौधे के सड़ने-गलने की प्रक्रिया याद आ गई। काले बादल और घने हो गए, जिससे अंदर हो रही चीजें छिप गईं। हालांकि बीच-बीच में बोन ईटिंग फ्लावर की आवाजें आती रहीं जो धीरे-धीरे कम होकर गायब हो गईं। बस सड़ने-गलने की आवाजें बचीं, जिन्हें सुनकर किसी को भी घिन आ जाए। 5 मिनट बाद काला धुआं छंट गया और विला फिर से दिखाई देने लगा। तब तक विला की सतह बुरी तरह गल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी पल ढह जाएगा। डेविल वाइन्स और बोन ईटिंग फ्लावर बहुत पहले ही गायब हो चुके थे, बस कुछ अवशेष बचे थे। कितना जबरदस्त जादू है! क्लाउड ऑफ आफ्टरलाइफ, रैंक 0 का जादू जिसे सिर्फ लेवल 3 का एकोलाइट ही कर सकता है। इसे इस्तेमाल करने में 5 स्पिरिचुअल फोर्स और 5 मैजिक पावर लगती है, लेकिन यह इसके लायक है। लेलिन ने सहमति में सिर हिलाया। क्लाउड ऑफ आफ्टरलाइफ के एक ही इस्तेमाल से न सिर्फ डेविल वाइन्स और बोन ईटिंग फ्लावर गायब हो गए, बल्कि विला भी बुरी तरह गल गया। उसकी सुरक्षा का बस थोड़ा सा हिस्सा बचा था, जिससे लेलिन को अब कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा क्लाउड ऑफ आफ्टरलाइफ एक शैडो डार्क एलिमेंट स्पेल था जो सबसे कम नुकसान पहुंचाने वाला था। यह कुछ ऐसा था जिसे लेलिन ने खास तौर पर विला पर स्पेल फॉर्मेशन को खत्म करने के लिए चुना था, साथ ही विला के कंस्ट्रक्शन को भी पीछे छोड़ दिया था। बस इतना ही। विला में जंग लग गया लगता है और यह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। लेलिन आगे बढ़ा और लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी। धमाका! लकड़ी का दरवाजा तुरंत कई टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गया। ग्रेट मैगस सेरहोम! मुझे जल्दी करनी चाहिए। लेलिन विला में घुसा। एआई चिप! विला के मेन स्ट्रक्चर को स्कैन करो। मिशन शुरू हो रहा है। स्कैन शुरू हो रहा है। पहले एआई चिप विला के ब्लूप्रिंट को स्कैन नहीं कर पाती थी क्योंकि विला की सतह पर स्पेल फॉर्मेशन और बचाव के तरीकों की लेयर थी। लेकिन अब ऐसा नहीं था। बहुत जल्द लेलिन की आंखों के सामने नीले मैप के आकार की रोशनी की एक परत दिखाई दी। एन
विला में 2 मंजिलें हैं। ऊपर वाली मंजिल पर बेडरूम और बाथरूम है। पहली मंजिल पर गेस्ट रूम होगा। जहां तक एक्सपेरिमेंट लैब की बात है, वह जमीन के नीचे है। उसका एंट्रेंस एक अलमारी के पीछे बना है। एआई चिप के स्कैन में विला का अंदर का हिस्सा उसके सामने पूरी तरह से दिखाई दे रहा था। पहले बेडरूम में लेलिन तेजी से दूसरी मंजिल पर भागा। पीले ब्रॉन्ज हैंडल को पकड़कर लेलिन ने बेडरूम का बड़ा दरवाजा खोला। धूल की एक परत तुरंत उसकी नाक में घुस गई। लेलिन के शरीर की सतह पर अपने आप काले रंग की लाइट मेम्ब्रेन की एक परत बन गई, जो उसे धूल से बचा रही थी। लेलिन ने फिर उस जगह को स्कैन किया। सब कुछ करीने से रखा है। बेडरूम बहुत छोटा था, जिसमें सिर्फ एक बेड, एक टेबल और एक कुर्सी और एक अलमारी थी। लेलिन ने अलमारी खोली। सारे कपड़े गायब हो गए हैं। लगता है यहाँ के मालिक ने यह जगह छोड़ने की तैयारी कर ली है। हालांकि उसने पहले भी इस बारे में सोचा था, फिर भी लेलिन थोड़ा निराश था। उसने तुरंत बेडरूम में देखा, लेकिन उसे कुछ भी कीमती नहीं मिला। टेबल के ड्रॉर भी खाली थे और कमरे के कोनों में बस कुछ कोरे पार्चमेंट पेपर थे। ये डायरी या रिकॉर्ड बुक के बचे हुए टुकड़े होने चाहिए। अफसोस है कि इन पर कुछ भी लिखा नहीं है। लेलिन को लगा कि यह थोड़ी शर्म की बात है। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। डायरी मुझे मिल गई। पीला पार्चमेंट पेपर बहुत पुराना था और ऐसा लग रहा था कि कई टुकड़ों में टूट जाएगा। हालांकि लेलिन के लिए पार्चमेंट पेपर के ये कुछ टुकड़े सबसे बड़े खजाने थे। एआई चिप। पार्चमेंट पेपर पर निशानों को स्कैन करो। लेलिन ने ऑर्डर दिया और तुरंत उसकी आंखों के सामने नीली रोशनी की एक परत फैल गई। पार्चमेंट पेपर की बात करें तो बीच बीच में लाल लिखावट की लाइनें सामने आ रही थी। यह कुछ ऐसा है जो मैगस ने पार्चमेंट पेपर के एक टुकड़े पर लिखा था, लेकिन उसकी लिखावट के निशान इन पार्चमेंट के टुकड़ों पर रह गए थे। लेलिन कुछ खुश था। मैगी चीजों का अंदाजा लगाने के लिए सिर्फ मंत्रों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन ऐसे मंत्र भी थे जो ऐसी कोशिशों से बचाते थे। हालांकि उनके पास लेलिन की पिछली दुनिया की ग्राफोलॉजी के सामने कोई बचाव नहीं था और आखिरकार उसे कुछ सुराग मिल गए। पार्चमेंट पेपर पर जानकारी बहुत अस्तव्यस्त थी। कई कैरेक्टर एक दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे थे और एआई चिप भी उनमें फ्रिक नहीं कर पा रही थी। बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ने के बाद लेलिन को जो थोड़ी बहुत जानकारी मिली, वह यह डायरी होनी चाहिए थी। 1 सितंबर, मौसम साफ है। एक्सट्रीम नाइट सिटी एक बहुत शांत शहर है। उम्मीद है कि मैं यहाँ शांति से अपने प्रयोग कर पाऊंगा। 5 दिसंबर, अंधेरा है। अरे धत तेरे की। जैसा सोचा था, प्रयोग फिर से फेल हो गया। ब्लडलाइन को सिंथेसाइज करने की मुश्किल मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। बाकी लिखावट बहुत धुंधली थी और तारीखें भी समझ नहीं आ रही थी। वेन का पत्र पढ़ने के बाद मैंने कुछ और प्रयोग किए। मुझे मानना होगा कि वह सही था। मैं अब तक गलत दिशा में जा रहा था। यह वाकई दुखद खबर है। प्रयोग वाला शरीर पूरी तरह फेल हो गया है। जहां तक अंडों की बात है, भले ही वे फूट जाए, मेरा प्लान पूरी तरह फेल हो चुका है। हे भगवान, यहाँ अब काम की कोई चीज नहीं बची है। शायद मुझे डिलन गार्डन्स जाकर देखना चाहिए। वेन ने कहा था कि उसके प्रयोग कुछ हद तक सफल हो चुके हैं। यह हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। डायरी की बातें यहीं खत्म हो गईं। यह एक जादूगर, मैगस, की नाकामी का लगातार रिकॉर्ड था और इसका अंत लैब को छोड़ने के साथ हुआ। डिलन गार्डन्स के वेन नाम के व्यक्ति के अलावा लेलिन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। हालांकि वेन नाम के बहुत से लोग थे
और डिलन गार्डन्स के बारे में लेलिन ने पहले कभी नहीं सुना था। सही नहीं है, 1 मिनट रुको। लेलिन की आंखें अचानक चमक उठीं और चर्मपत्र पार्चमेंट के कोने में उसे एक नाम दिखाई दिया। हल्की लाल लिखावट बहुत धुंधली थी, इसलिए लेलिन की नजर उस पर पहले नहीं पड़ी थी। नॉर्को कुराडूस फार। नॉर्को कुराडूस फार। लेलिन की आंखें फटी की फटी रह गईं। महान जादूगर सेरहोल्म। क्या हो सकता है कि इस लैब का मालिक महान जादूगर सेरहोल्म था? नॉर्को कुराडूस फार दक्षिणी तट के एक महान व्यक्ति, लीजेंड, थे। कहानियों के अनुसार वह न केवल एक विद्वान थे, बल्कि जादूगर के रास्ते पर उन्होंने बहुत शानदार नतीजे भी हासिल किए थे। उन्होंने दक्षिणी तट के सभी जादूगरों का नेतृत्व करते हुए ज़मीन के नीचे रहने वाले लोगों और समुद्री जीवों के अनगिनत हमलों को नाकाम किया था। इस तरह के महान जादूगर दक्षिणी तट के सभी जादूगरों के लिए आदर्श थे। इससे पहले बाजार में जिस बेईमान व्यापारी ने लेलिन को लोवियन एकेडमी टीचिंग्स बेचने की कोशिश की थी, उसने उस पुराने जर्जर पन्ने को महान मैगस सेरहोल्म की लिखी हुई चीज बताकर बेचने की कोशिश की थी, लेकिन लेलिन ने उसकी चाल पकड़ ली थी। इतनी सम्मानित हस्ती की विरासत निश्चित रूप से बहुत कीमती रही होगी। अफसोस की बात है कि दोनों मंजिलों पर कुछ भी नहीं बचा। वहां निश्चित रूप से कोई विरासत या ऐसी कोई चीज नहीं होगी। लेलिन के चेहरे पर अफसोस साफ झलक रहा था, फिर भी उसने चर्मपत्र पार्चमेंट पेपर पर लिखी बातों को याद कर लिया। उम्मीद है कि एक्सपेरिमेंट लैब से कुछ न कुछ हासिल होगा। लेलिन ने बेडरूम पर एक आखिरी बार मायूसी भरी नजर डाली, फिर एक गहरी सांस छोड़ी और चर्मपत्र को फूंक मारकर टुकड़ों में उड़ा दिया। पहली मंजिल पर अलमारी के पास पहुंचने पर असल में वह अलमारी दीवार से जुड़ी हुई होनी चाहिए थी, लेकिन एक छोटी सी दरार की वजह से लेलिन अब उसके पीछे का रास्ता देख पा रहा था। यह कुछ ऐसा होना चाहिए जो मैनचेस्टर स्नेक ने किया हो। लेलिन ने खाली अलमारी हटाई और काला रास्ता उसके सामने आ गया। पा, लेलिन ने झटके से कहा, और रोशनी की एक परत ने उस जगह को रोशन कर दिया, जिससे अंधेरा दूर हो गया और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगी। नीचे चलते हुए लेलिन की आंखें तेजी से चमक उठीं। खटखटाहट। लेदर के जूतों और जमीन से रगड़ से हल्की आवाज आ रही थी। ऊपर वाले विला के मुकाबले अंडरग्राउंड जगह ज्यादा बड़ी थी और लगभग 3 से 4 विला के साइज की थी। आड़ी तिरछी दीवारें उस जगह पर बिखरी हुई थी, जो अंडरग्राउंड लैब को कुछ बड़े हिस्सों में बांट रही थी। लेलिन रास्ते से नीचे जाता रहा और समय समय पर वह जगहों पर लेबलिंग देख सकता था। एक पुरानी लिखावट का इस्तेमाल किया गया था, हालांकि इसका बायर्न भाषा से कुछ लेना देना था। जैसे ही लेलिन चला, उसने देखा डेटा एरिया, गार्डन एरिया, इनक्यूबेटर एरिया, पोषण बनाने का एरिया, हर्बोलॉजी एरिया। हर एक खास एरिया लेलिन की आंखों के सामने आ गया। इनक्यूबेटर एरिया देखने के बाद लेलिन की आंखें चमक उठीं और वह अंदर चला गया। उसके चारों ओर हमेशा रोशनी का एक गोला तैरता रहता था, जो इनक्यूबेटर एरिया को रोशन कर रहा था। शुरू में लेलिन की नज़र में कई गोल कांच के गुंबद आए, लेकिन कांच पहले ही टूट चुके थे, जिससे रहस्यमयी जीवों के कई सड़े हुए अंडे दिख रहे थे। एआई चिप से मिले अलर्ट के तहत कि आसपास जीवन के कोई निशान नहीं है, लेलिन ने दस्ताने पहने और अपने हाथों में ग्रेनाइट पत्थर जैसा एक ग्रे अंडा पकड़ा। स्कैनिंग चल रही थी। मैनचेस्टर सांप से समानता का लेवल 73.2%, विशाल वुड पाइथन 34.5%, विशाल ट्री लिजर्ड 13.8%। एआई चिप लगातार स्कैन के नतीजे दिखा रही थी।
लगता है ये सब आधे बड़े मैनकेस्ट्रे स्नेक के भाई बहन हैं। लेलिन की सांस अटक गई जब उसने कांच के गुंबदों के अंदर कई मरे हुए अंडे देखे। अगर वे सब अभी भी जिंदा होते तो लेलिन शायद बच नहीं पाता। थोड़ी देर ढूंढने के बाद लेलिन को एक अजीब इनक्यूबेटिंग पूल मिला। कांच की गेंद के ऊपर एक गोल छेद था जो टूटा हुआ था और कुछ अंडों के छिलकों के बचे हुए हिस्से थे। पहले वाले मैनकेस्ट्रे स्नेक को इसी इनक्यूबेटिंग पूल में पैदा होना चाहिए था। लेलिन ने जगह का अंदाजा लगाया और हार नहीं मानी। वह ढूंढता रहा। आखिर में उसे कुछ नहीं मिला। वह सिर्फ एक मरा हुआ अंडा उठा सका जो पत्थर जैसा दिख रहा था और उसे फेंक दिया। डेटा एरिया, गार्डन एरिया, पोषण बनाने का एरिया, हर्बोलॉजी एरिया। लेलिन ने एक बार सब कुछ देखा। महान मैगस सेरहोम ने पक्का इस पर बहुत समय और मेहनत लगाई होगी। हर एरिया में सेटअप बहुत अच्छे से किया गया था। हालांकि जब वह गया तो वह सब कुछ अपने साथ ले गया। लेलिन, जो शुरू में लकी होना चाहता था, अब उसने वह ख्याल भी पूरी तरह से छोड़ दिया था। बेडरूम में पार्चमेंट पेपर के कुछ खाली टुकड़ों के अलावा लेलिन को कुछ नहीं मिला। आखिरी जगह, डाइसेक्टिंग रूम। लेलिन के चेहरे पर निराशा थी जिसे छिपाना उसके लिए मुश्किल था और वह कमरे में चला गया। खटखटाहट। स्टील का दरवाजा जोर से खुला और घनी नेगेटिव एनर्जी का एक गाढ़ा ऑरा हवा में फैल गया। लेलिन अनगिनत आत्माओं की हल्की चीखें भी सुन सकता था। सच की तलाश करने वाले मैगस के रास्ते में खून बहने से कोई नहीं बच सकता। लेलिन ने महान मैगस सेरहोम की कहावत बुदबुदाई। जगह का अंदाजा लगाने के बाद लेलिन ने देखा कि सफेद एक्सपेरिमेंट टेबल पर काले खून के कुछ निशान थे। उसने उसमें से कुछ पाउडर उठाया। एआई चिप। स्कैन। कोई जिंदा सेल्स नहीं मिले। कई तेज रेडिएशन की वजह से सेल्स के टुकड़ों में कमियां और म्यूटेशन है, जिससे सोर्स का पता नहीं चल पा रहा है। एआई चिप की आवाज गूंजी। भाड़ में जाए। लेलिन को बहुत निराशा हुई और उसने एक्सपेरिमेंट टेबल पर लात मारी। जिन मैगी को खोज करना पसंद था, उनके लिए पुराने ज़माने की चीज़ों में घुसने के लिए बहुत मेहनत और एनर्जी लगाना और खाली हाथ लौटना सबसे ज़्यादा निराशाजनक था। हालांकि लेलिन के लिए एल्केमी डायरी को पहले से ही बहुत फायदेमंद माना जा सकता था, लेकिन महान मैगस सेरहोम की तुलना में उस तरह की लूट किसी तरह काफ़ी नहीं थी। यह महान मैगस सेरहोम था, एक ऑफिशियल मैगस जो कम से कम रैंक 4 का था। लेकिन अपनी लैब में लेलिन को कुछ भी नहीं मिला, जिससे वह बहुत परेशान हो गया। छोड़ो भी, कम से कम मेरे पास अभी भी उस बदकिस्मत आदमी की डायरी है। मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके अलावा यह एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छी तरह से एक लैब हो सकती है जिसे महान मैगस सेरहोम ने तब इस्तेमाल किया था जब वह रैंक 1 या 2 मैगस था। अगर नहीं तो मैं निश्चित रूप से अंदर नहीं जा पाता। अचानक लेलिन काफी खुश हुआ। अगर वह महान मैगस सेरहोम की लैब में तब घुस गया होता जब वह अपने पीक पर था, और अगर कोई श्राप दिया गया होता तो लेलिन निश्चित रूप से अभी विरोध नहीं कर पाता। धमाका। जैसे एक्सपेरिमेंट टेबल पर लात मारकर किसी तरह का चेन रिएक्शन शुरू किया गया हो, हवा का एक झोंका जमीन से गुजरा, बवंडर में बदल गया और धूल को हवा में लपेट दिया। अरे! लेलिन का चेहरा तन गया और उसका दाहिना हाथ उसकी कमर की थैली में चला गया। साइक्लोन बड़ा और बड़ा होता गया और आखिर में एक ट्रांसपेरेंट इंसानी आकृति बन गया। कितने साल हो गए। आखिरकार मुझे किसी जिंदा इंसान की खुशबू आ ही गई। वह ट्रांसपेरेंट चीज हांफने लगी और उसमें एक धुंधला सा बूढ़ा चेहरा दिखा। कैद में एक स्पिरिट बॉडी। लेलिन की पुतलियां सिकुड़ गई।
मैगी को स्पिरिट बॉडी के दिखने के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन उनमें से ज्यादातर ने मान लिया था कि स्पिरिट बॉडी किसी आत्मा का बाहरी रूप होती है। साथ ही कई मैगी स्पिरिट बॉडी बनने के बारे में अंधेरे में थे। ऐसा लगता था कि स्पिरिट बॉडी बनाने के लिए कई इत्तेफाक से मिलना पड़ता है। कभी कभी एक आम इंसान भी मरने के बाद बुरी आत्मा में बदल सकता था, फिर भी ऑफिशियल मैगी के साथ भी ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके अलावा स्पिरिट बॉडी बहुत कम मिलती थी। उनकी रिसर्च के हिसाब से भले ही एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी के पास बहुत सारे ऑब्जर्वेशन थे, लेकिन वे स्पिरिट बॉडी के बिहेवियर को थोड़ा ही समझते थे। क्योंकि एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी सिर्फ ज्ञान चाहती थी, लिलिन प्रोफेसरों के बताए कुछ शब्दों से स्पिरिट बॉडीज के बारे में थोड़ा बहुत सीख गया, ताकि वह दूसरों की तरह डर न जाए। तुम कौन हो? लिलिन ने कुछ कदम पीछे हटते हुए सावधानी से पूछा। नाम? ट्रांसपेरेंट स्पिरिट बॉडी ने अपना सिर हिलाया। मैं यह बहुत पहले भूल गया था। अनगिनत साल बीत गए हैं और मैं आज तक हमेशा यहीं घूमता रहा हूँ। मुझे लगा कि कोई दिलचस्प बंदा मेरी लैब में घुस आया है, इसलिए मैं तुम्हें देखने बाहर आया। लिलिन की आंखें चमक उठीं। तो तुम इस लैब के मालिक हो? माफी चाहता हूँ, इतनी गुस्ताखी करके तुम्हें बीच में रोकने के लिए। ऐसा कहकर उसने मैगी के बीच इस्तेमाल होने वाले प्यार से झुककर प्रणाम किया और उसके हावभाव में कोई कमी नहीं थी। स्पिरिट बॉडी के हल्के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मुझे तमीज वाले छोटे लोग पसंद है। उसने अपना ट्रांसलूसेंट हाथ बढ़ाया और उसके हाथों में रोशनी की एक परत दिखाई दी। तुम इस शानदार जादूगर से एक शानदार तोहफा पा सकते हो। सच में? सच में, यह बहुत अच्छा है। लिलिन कुछ कदम आगे बढ़ते हुए खुश लग रहा था। अचानक एक हरी गेंद का गोला दिखाई दिया और लिलिन के हाथों से निकल गया, जो स्पिरिट बॉडी के पास से होते हुए सीधे पीछे एक्सपेरिमेंट टेबल पर जा गिरा। सिस्सा। एक्सपेरिमेंट टेबल में एक बड़ा छेद हो गया। फिजिकल अटैक का कोई असर नहीं होता। लिलिन गंभीर हो गया। छोटे बंदे, तुम क्या कर रहे हो? स्पिरिट बॉडी मुस्कुराई, लेकिन यह पहले से ज्यादा खतरनाक लग रहा था। यह शानदार मैगस रोमन की विरासत है, जिससे तुम एक ऑफिशियल मैगस बनने में कामयाब हो सकते हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बस एक आत्मा हो जिसे कोई शिकायत है और जो अपने मालिक का रूप धारण कर रही थी। लिलिन कुछ और कदम पीछे हटा और उसके हाथों में एक बैंगनी रंग का पोषण आ गया। मुझे लगता है कि तुम्हारे हाथों में जो रोशनी है वह कुछ भी अच्छा नहीं है। धमाका! पोषण उसके हाथों से उड़ गया और तेज आग निकली। बैंगनी धुआं लगातार उठ रहा था और बैंगनी धुंध की चपेट में आने से आत्मा के शरीर के हाथों में रोशनी की परत फैल गई, जिससे एक डरावना सा चेहरा दिखाई दिया जो बिना मन के चिल्ला रहा था। यह आत्मा के शरीर जैसा ही लग रहा था। एक बुरी, बदला लेने वाली आत्मा जो जिंदा इंसानों के शरीर पर हमला करना पसंद करती है। लिलिन को दूर की कोई कहानी याद आई और उसने कहा, बदला लेने वाली आत्मा। तुम एक बदला लेने वाली आत्मा हो। कौन जाने, आत्मा के शरीर के चेहरे पर खून की प्यासी मुस्कान थी। जिस चीज ने तुम्हें सच में बाहर निकाला है वह यह किताब होनी चाहिए, है ना? लिलिन ने एक एल्केमी डायरी बुक दिखाई जो उसने अपने कपड़ों से निकाली। सच में? यह कुछ ऐसा है जो मेरा है। काली डायरी देखकर स्पिरिट बॉडी की आंखों को कुछ याद आया। तुम सामने के दरवाजे पर लाश हो। इस लैब की खोज के दौरान तुम्हें ग्नोइंग स्लेट ने मार डाला था। तुम्हारी स्पिरिट स्पेल फॉर्मेशन में फंस गई थी और आखिर में एक बदला लेने वाली स्पिरिट बन गई। लिलिन ने घटनाओं का सिलसिला बताया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि इस लैब का असली मालिक कौन है। एक समझदार बच्चा
स्पिरिट बॉडी ने अपने नाखूनों से खेला। अफसोस है कि तुम आज यहाँ मरोगे। फुस। लेलिन को बस एक रोशनी चमकती हुई महसूस हुई और उसने बचने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी छाती पर खून के कई निशान मिले। ताज़े खून की महक। खून देखकर स्पिरिट बॉडी के चेहरे पर और भी ज्यादा इच्छा हो गई और उसने अपनी उंगलियां मुंह में डालकर चाट ली। कितनी तेज हरकत है, नंगी आंखों से नहीं देखी जा सकती। लेलिन की आंखों से एक नीली रोशनी निकली और आई चिप ने तेजी से हिसाब लगाया। तुम बच नहीं पाओगे। सरेंडर कर दो और शानदार रोमन की भेंट चढ़ जाओ। बदला लेने वाली आत्मा चीखी और फिर से आगे बढ़ी। उसके नाखून ऐसे आगे की ओर निकले जैसे किसी धारदार ब्लेड में बदल रहे हों। धत तेरे की। लेलिन के शरीर से हल्की झिल्ली की एक परत निकली, जिसने उसे उस भयानक हमले की ताकत से बचाया। ट्रेवर का घूमने वाला शील्ड पोशन। मैंने तुम्हें पकड़ लिया, लेलिन ने मजाक उड़ाया। लेलिन एक स्पिरिट बॉडी के साथ पूरी तरह से नहीं चल सकता था, जो हवा की तरह तेज चलती थी। भले ही एआई चिप उसके रास्ते और मूवमेंट का हिसाब लगा ले, लेलिन की फिजिकल काबिलियत से वह उसका पीछा नहीं कर सकता था। इसके अलावा स्पिरिट बॉडी के धोखे वाले रूप के कारण ज्यादातर फिजिकल हमले बेकार थे। शुक्र है लेलिन का पोशन, ट्रेवर का रिवॉल्विंग शील्ड पोशन जो उसने पहले बनाया था, एकमात्र डिफेंसिव पोशन था जो चेलो के पास था। स्पिरिट बॉडी पर कुछ सप्रेशन इफेक्ट्स भी थे। हाथ, जो रोशनी में लिपटा हुआ था, ने सीधे स्पिरिट बॉडी के दाहिने हाथ को पकड़ लिया। इमेज। इम्पॉसिबल। तुम मुझे कैसे छू सकते हो? स्पिरिट का चेहरा बिगड़ गया और वह संघर्ष करते हुए चिल्लाई। स्पिरिट बॉडीज दूसरी एकेडमी के चेलों के लिए बहुत रहस्यमयी हो सकती हैं, लेकिन अफसोस है कि तुम मुझसे मिले, जो एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी से आया था। फेल होने की किस्मत मान लो। लेलिन का चेहरा शांत था और उसने एक काले रंग की क्रिस्टल बॉल निकाली। यह कुछ ऐसा था जो उसे एकेडमी में मिला था, एक कन्फाइनिंग स्पिरिट स्फीयर, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर स्पिरिट बॉडीज को पकड़ने और स्टोर करने के लिए किया जाता था। ची। काले रंग की क्रिस्टल बॉल के स्पिरिट बॉडी के संपर्क में आने के बाद चमकदार रोशनी निकली और उसकी सतह पर एक सक्शन फोर्स दिखाई दिया, जिसने लगातार चीखती हुई स्पिरिट बॉडी को सीधे अपने अंदर खींच लिया। कुछ मिनट बाद लेलिन के सामने कुछ भी नहीं बचा। काले क्रिस्टल बॉल के अंदर एक एक्स्ट्रा ट्रांसलूसेंट आकृति थी। इस तरह काला क्रिस्टल एम्बर जैसा दिखता था, एक एम्बर, एक जेमस्टोन जिसमें शायद कोई फॉसिल फंसा हो। लेलिन ने राहत की सांस ली। शुक्र है कि यह बूढ़ा आदमी सिर्फ लेवल 3 का अनुयायी है, और किस्मत से मेरे पास ट्रेवर का रिवॉल्विंग शील्ड पोशन और कन्फाइनिंग स्पिरिट स्फीयर था। अगर नहीं, तो आज मैं मुश्किल में पड़ जाता। स्पिरिट बॉडीज की बात करें तो उनकी आत्मा की ताकत ही उनकी ताकत तय करती है। जादूगरों के मेडिटेशन की बात करें तो यह स्पिरिचुअल ताकत की खेती है, अपनी आत्मा को मजबूत करने का एक तरीका है। एक बार एक ऑफिशियल मैगस था, जो जब स्पिरिट बॉडी में बदल गया, तो असल में उसकी स्पेल कास्टिंग की काबिलियत बनी रही, और आखिर में वह स्पिरिट बॉडी मैगस बन गया। अगर आज वह किसी ऐसी स्पिरिट बॉडी से मिलता जो ऑफिशियल मैगस थी, तो लेलिन के पास बचने का कोई चांस नहीं होता। एक बार जब कोई फिजिकल बॉडी भर जाती है, तो आत्मा हमेशा के लिए उससे जुड़ जाती है। अपने हाथों में काले क्रिस्टल बॉल को देखते हुए लेलिन ने सोचा और फिर उस पर कई और सील लगा दी, फिर उसे एक छोटी काली बोरी में रख दिया। उसने बोरी का मुंह भी कस दिया और उसे अपनी कमर पर लटका लिया। ऐसा करने के बाद लेलिन ने पूरे विला की तलाशी ली। यह पक्का करने के बाद कि कोई और गलती नहीं हुई है, वह बहुत पछतावे के साथ वहां से चला गया।
कितनी अफसोस की बात है। लेलिन ने अपने पीछे काले ग्रेनाइट के बड़े पत्थर को देखा और बिना किसी हिचकिचाहट के वह एक सुंदर ब्लेड वाले घोड़े पर सवार होकर तेजी से उस जगह से चला गया। बूम! जब वह चला गया तो काले ग्रेनाइट का बड़ा पत्थर जोर से फटा, जिससे पूरा इलाका तबाह हो गया और राख में बदल गया। आधे महीने बाद एक्सपेरिमेंट लैब में लेलिन ने काली डायरी का आखिरी पेज पढ़ने के बाद उसे बंद कर दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि लोवियन एकेडमी की शिक्षाओं में दिखाए गए किसी जादुई आर्टिफैक्ट का सिंथेसिस या मैरी के आंसुओं का पुराना फॉर्मूला आत्माओं का पहलू शामिल करेगा। लेलिन ने इस जानकारी के बारे में एबिसल बोन फॉरेस्ट एकेडमी में क्रॉफ्ट से सिर्फ थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन उसने कभी खुद इस पर रिसर्च नहीं की थी। मुझे डर है कि मैं सिर्फ सबसे कच्चा तरीका ही अपना सकता हूँ, जो है अलग अलग ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट से रिसर्च करना और देखना। साथ ही मुझे डेटा इकट्ठा करने के लिए एआई चिप का इस्तेमाल करना होगा। इस मामले में शायद विस्काउंट जैक्सन एक सिटी लॉर्ड के तौर पर मेरी मदद कर सकते हैं। यह सोचकर लेलिन ने अपनी लैब के कोने से एक काली क्रिस्टल बॉल निकाली। क्रिस्टल बॉल असल में एक अल्टर पर रखी थी जिस पर रहस्यमय रून्स लिखे थे और उसके चारों ओर 3 सफेद जलती हुई मोमबत्तियां थीं। लेलिन ने क्रिस्टल बॉल की सतह पर खटखटाया। डोंग! अचानक एक लहर उठी और क्रिस्टल बॉल के अंदर की धुंध छंट गई, जिससे एक धुंधली सी आकृति दिखाई दी। इस आकृति का केवल ऊपरी आधा हिस्सा ही था और इसके निचले अंगों की जगह लगातार घूमती हुई सफेद धुंध थी। जहां तक इसके चेहरे की बात है, तो वह एक बूढ़े आदमी जैसा था। इस बूढ़े आदमी के चेहरे पर बहुत ज्यादा हैरानी और हमेशा रहने वाला डर था, जैसे कि वह एम्बर में जमा हुआ कोई छोटा सा कीड़ा हो। इस बदला लेने वाली आत्मा को देखकर लेलिन अचानक हंसा और एक मंत्र पढ़ने लगा। यह जगह कौन सी है? मुझे जल्दी आजाद करो। अचानक क्रिस्टल बॉल में जमी हुई चीजें फिर से जिंदा हो गईं। बूढ़ा आदमी चिल्लाया। हालांकि उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा और पागलपन था, लेकिन वह अपने डर और बेपसी को छिपा नहीं सका। कैसा लग रहा है, मिस्टर रोमन? अपने विचारों के जम जाने का एहसास कैसा है? लेलिन ने बॉल को अपने सामने रखा। यह तुम हो, बदला लेने वाली आत्मा ने क्रिस्टल बॉल की सतह पर सिर मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रोमन को, जो एक बेबस मच्छर की तरह क्रिस्टल बॉल की अंदरूनी दीवारों से टकरा रहा था, देखकर लेलिन हंसा और उसने अपनी उंगली से क्रिस्टल बॉल की सतह पर एक झटका दिया। बैंग! अंदर मौजूद रोमन को जैसे किसी स्टील के हथौड़े से मारा गया हो। वह जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह से हिम्मत हार गया। कैसा लगा? अब जल्दी करो और मुझे उस एक्सपेरिमेंट और अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताओ। उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। लेलिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। सोचना भी मत, रोमन ने पक्का इरादा दिखाते हुए कहा। तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं है। लेलिन ने कंधे उचकाए और क्रिस्टल बॉल के पास एक आग जैसे लाल रंग का पत्थर रख दिया। आह! रोमन के शरीर पर तुरंत आग की लपटें उठने लगी और वह दर्द से कराहने लगा। आत्मा वाले शरीर को और ज्यादा तकलीफ देने के मामले में मैं माहिर हूँ। और हाँ, इस क्रिस्टल बॉल के अंदर तुम आत्महत्या भी नहीं कर सकते। यह टॉर्चर बहुत लंबे समय तक चलेगा। बहुत 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 लंबे समय तक। लेलिन ने अपने आखिरी शब्द बहुत खींचकर कहे, जिससे सुनने वाले को नींद आ जाए। क्या? सम्मोहित करने वाला जादू? सपने देखना बंद करो, क्रिस्टल बॉल में फंसे रोमन ने दांत पीसते हुए कहा। यह तो उम्मीद से कहीं ज्यादा मानसिक मजबूती है। लेलिन की भौहें तन गईं
लगता है भविष्य में मुझे इसे दिन में एक बार इस्तेमाल करना होगा, ताकि इस बदला लेने वाली आत्मा की जीवन शक्ति काफी कम हो जाए। जीवन शक्ति ही बदला लेने वाली आत्माओं का आधार होती है। जब उनकी जीवन शक्ति कमजोर हो जाती है, तो अक्सर उनकी बुद्धि भी कम हो जाती है और वे मंदबुद्धि हो जाते हैं। मौजूदा हालात में सम्मोहित करने वाले जादू के साथ सफलता की बहुत ज्यादा संभावना है। भले ही रोमन पागल न भी हो, फिर भी कोई समस्या नहीं होगी। एक पोषण मास्टर होने के नाते लेलिन को भरोसा था कि वह रोमन की जीवन शक्ति को पूरी तरह खत्म होने से पहले बचाए रख सकता है। रोमन की जीवन शक्ति को बनाए रखकर और बार बार उसे टॉर्चर करके लेलिन सब्र के साथ वह जानकारी हासिल कर लेगा जिसकी उसे जरूरत थी। जहां तक लेलिन के पास अभी जो चीज थी, वह था समय। रोमन को धीरे धीरे तड़पाने का समय।